Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Smart IS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Bhaurav, and on today December 16, I will discuss these topics from current affairs. आज के प्री-सिक्योर के एजेंडा को हम डिस्कस करें तो आज हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार मैं ब्रीफली तुम्हें ये टॉपिक्स बता देता हूँ। फर्स्ट टॉपिक होगा इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, आपने इकोनॉमिक्स की क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। रिसेंट करंट अफेयर सेशन में हो सकता है इसे डिस्कस किया हूँ। आज हम इसे फिर से देखेंगे, इसके डिटेल्स प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से किस तरह से ये काम में आएगा आपके, किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में आरबीआई का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल रहता है, हाउ दे डिसाइड द इन्फ्लेशन रेट एंड हाउ दे वर्क टू अचीव इट। ठीक है, रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी। द सेकंड टॉपिक वुड बी ग्लोबल रेल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2024। एक बड़ा कोइंसिडेंस देखो, आज फिर से ये जो प्री सिक्योर का सेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, इंडियन रेलवेज में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेन लेट होने की वजह से जर्नी का टाइम बढ़ गया है एंड दैट्स वाई मैं अभी तक अपने डेस्टिनेशन नहीं पहुंच पाया। तो ये आपके लिए वीडियो ट्रेन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लास्ट सेशन में मैंने एक ऐसा रिकॉर्ड किया था और तुम सबने मन लगाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया था, ना कि आसपास के नॉइज को। आज भी वही तुमसे एक्सपेक्टेशन है। आज हम ग्लोबल रेल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट देखेंगे ट्रेन में बैठकर, कि किस तरह से ग्लोबल लेवल पर रेलवेज का क्या डेवलपमेंट हुआ है लास्ट कुछ सालों में, किस तरह से रेलवे सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, इंडियन रेलवेज का क्या स्टेटस है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वो भी हम डिस्कस करेंगे। द थर्ड टॉपिक वुड बी नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन। नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन की हम बात करेंगे। नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन, जिसको कि आज अभी से कुछ वर्ष पहले, कुछ साल पहले स्टार्ट किया गया था, टू प्रिजर्व द फिल्म्स, मूवीज विच शोकेस द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। इनको प्रिजर्व करने के लिए, एक हेरिटेज के रूप में इनका आर्काइव बनाने के लिए किस तरह से नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन ने वर्क किया है। देन हम एक टेम्पल का डिस्कशन करेंगे, रुद्रेश्वर रमप्पा टेम्पल। काफी यूनिक है रुद्रेश्वर रमप्पा टेम्पल। ये यूनिकनेस देखो, याद कर लो कि दिस इज द ओनली टेम्पल इन इंडिया जिनको उन डीटी के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि जिन्होंने बनाया था, जो कारीगर थे, जिन्होंने अपने हाथ से मंदिर के पत्थरों को तराश कर वहां पे मूर्ति बनाई, भगवान भगवान शिव को डेडिकेटेड है। तो भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग बनाया या मंदिर का आर्किटेक्चर बनाया, उनको डेडिकेटेड है। इस मंदिर का नाम भगवान शिव को नहीं, हालांकि भगवान रुद्र जो है वो भगवान शिव को भी बुलाया जाता है, पर रुद्रेश्वर एक्चुअली में उन आर्किटेक्ट का नाम था जिन्होंने इस मंदिर को बनाया था। तो ये एक यूनिकनेस है, याद रखना इसको। इसकी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे, कौन से टेम्पल आर्किटेक्चर में आता है, वो सारी चीजें भी। फिफ्थ टॉपिक वुड बी रेड सैंक्ड डॉक मंकी, एक स्पीसीज जो कि न्यूज में रहा। हम इस स्पीसीज के जो भी डिटेल्स है वो डिस्कस करेंगे। देन आपके लिए 15 दिसंबर का प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कशन होगा और आज के लिए नया प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। आप द हिंदू का एक आर्टिकल देख सकते हो रिसेंट करंट अफेयर्स का, दैट द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इट कट्स द रेपो रेट बाय 25 बेसिक पॉइंट्स एंड फाइनेंशियल ईयर 26 जीडीपी ग्रोथ पेग्ड हायर एट 7.3%। यहाँ पे इस न्यूज क्लिपिंग को ना आप सिंपल, ये लाइन आप सिंपली अपने मेंस के आंसर्स में पुट कर सकते हो आंसर लिखने के लिए, कि जो फाइनेंशियल ईयर 26 है उसका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.3% अभी दिसंबर 2025 में एज पर आरबीआई स्टडी और एज पर आरबीआई स्टेटमेंट नोट किया गया है। राइट, आप इसको डायरेक्टली अपने मेंस के आंसर में यूज कर सकते हो। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वर्क कैसे करती है ये हम आज डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जरा यहाँ पर अभी स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या, द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एस्टेब्लिश्ड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट इन इंडिया एंड रिसीव्ड स्टैट्यूटरी बैकिंग थ्रू अमेंडमेंट्स टू द आरबीआई एक्ट 1934। बिल्कुल इसी आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करके मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग देखेंगे हम। ये मैंने तुम्हारे लिए डिटेल में मेंशन कर रखा है। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, कि एक इन्फ्लेशन का एक आपको अपर एंड लोअर ब्रैकेट डिसाइड किया जाता है और उसे अपर एंड लोअर ब्रैकेट के अराउंड आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। सिंपली इसको अभी ऐसे समझिए, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को। उसके लिए आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट किया गया था। Second, under the MPFA, मतलब Monetary Policy Framework Agreement, the inflation target is set annually by the central government इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई। वैसे इन्फ्लेशन टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करती है आरबीआई के साथ कंसल्टेशन में, बट एनुअली नहीं करती है गाइस। अगर हम एनुअली इन्फ्लेशन रेट को सेट करने लगे ना, तो फिर पॉलिसीज बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, फिर उनमें हमें फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना है, ऊपर नीचे चेंजेस को एडजस्ट करना, वो ना काफी टेडियस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए एनुअल टारगेट नहीं सेट किए जाते, 5 साल में टारगेट सेट कर लिए जाते हैं। ठीक है, सो सेकंड रॉन्ग हो गया हमारा। The Monetary Policy Committee follows the one person one vote principle with the RBI governor holding a casting vote in case of a tie। कास्टिंग वोट कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप घर में 5 मेंबर हैं,
ठीक है। अब 5 मेंबर हैं और घर में एक बात हो रही है कि ठंड का मौसम चल रहा है, तो अभी क्या है, अभी हम पराठे खाएँगे। लेकिन एक पर्सन ने बोला कि नहीं पराठे नहीं, P4 पिज़्ज़ा खाएँगे। अब इस पे वोटिंग हुई। 4 लोगों ने वोटिंग की, 2 लोग पराठे के फेवर में, 2 पिज़्ज़ा के फेवर में, पर घर में माँ ने बोला कि नहीं, मैं पराठे बनाऊँगी। उनका वोट जो है वो कास्टिंग वोट है, वो लास्ट में वोट डालेंगे और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कास्टिंग वोट, डिसाइडिंग वोट। ठीक है, टाई के केस में यूज किया जाता है। आरबीआई गवर्नर यूज करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, एकदम सही है ये स्टेटमेंट है। 1 एंड 3 आर करेक्ट हेयर, आपको इनकरेक्ट ढूंढना था, तो गलती से ए मत चूज कर लेना। आंसर क्या होगा भाई हमारा, सी, टू ओनली, है ना। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी कई बार तुम लोग गलती कर देते हो, बट ठीक है, गलतियों से ही हम सीखते हैं। आप इसको ध्यान दिया कीजिए कि कहाँ पे करेक्ट हमें बनाना है, कहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये सारी चीजें। सो यहाँ पे आंसर सी होगा, टू ओनली। ए नहीं चूज करके आ जाना एग्जामिनेशन में, राइट। तो अब हम मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बाकी डिटेल्स की बात करें तो आरबीआई ने 2015 में, मतलब आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट के थ्रू 2015 में मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को फॉर्मलाइज किया गया बाय अमेंडिंग द आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1935 34 को अमेंड करते हुए इसका ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी या फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा तो आपका, भले आप इनकम अपनी बढ़ाते जाओ, बट इन केस ऑफ हायर इन्फ्लेशन उस मनी की ना वैल्यू नहीं रहेगी, राइट। हमारी कंट्री का जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को भी हम अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाएंगे। सो इस टारगेट के साथ, इस प्राइमरी टारगेट के साथ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को 2015 में लाया गया। इसके थ्रू फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जाती है। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ कंसल्टेशन करके 5 साल में एक बार एक क्या किया करता है, इन्फ्लेशन का टारगेट सेट कर लेता है 5 साल में एक बार, है ना, एवरी 5 ईयर। और उसके अकॉर्डिंग क्या डिसाइड किया जाता है कि जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको ना 4% बैंड में रखा जाएगा। टॉलरेंस लेवल रखा जाएगा ±2% का, मतलब 4% से मैक्सिमम 6% तक जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं क्रॉस करना चाहिए, और नीचे भी मिनिमम 2% तक जाना चाहिए। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन एकदम 2% से भी नीचे आ गया, 0% भी आ गया ना, तो वो भी दिखाएगा कि आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है। और 6% से ऊपर चले गया तो महंगाई बहुत ज्यादा है, फिर तो भैया गाना चलेगा कि महंगाई डायन मार के जाता है, मार खाते हैं। ठीक है, सखी सैया तो बहुत कमाते, पर महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो ये 6% और 2% के बीच रखना है, 4% डिसाइड ऐसे किया जाता है। इन केस अगर आरबीआई 3 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स में फेल करती है, मतलब लगातार 3 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स में आरबीआई 6% एंड 2% के बीच अगर नहीं रख पाती है, तो आरबीआई को रिटन रिपोर्ट देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया ऐसा क्यों हुआ। और साथ ही साथ रिमेडियल एक्शंस के बारे में भी बताना होगा कि हम ये रिमेडियल एक्शंस लेने वाले हैं जिससे कि हम वापस से इस 6 और 2% के ब्रैकेट में इन्फ्लेशन रेट को ले आएंगे, सीपीआई को। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। फ्लेक्सिबिलिटी दी गई ना ±2.2% की। चलो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वही आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट करके एक स्टेचुअरी बॉडी बनाया गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, क्योंकि आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, सो स्टेचुअरी बॉडी है। याद रखना अपने प्रीलिम्स के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2016 में एग्जिस्टेंस में आता है, जिसमें 6 मेंबर है। 6 मेंबर्स में से 3 फ्रॉम द आरबीआई इंक्लूडिंग द गवर्नर, मतलब एक होंगे गवर्नर साहब। बाय द वे, हु इज द आरबीआई गवर्नर एट प्रेजेंट, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट 3 मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे, तो टोटल 6 मेंबर्स हो गए। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होंगे, द आरबीआई गवर्नर, द ऑनरेबल गवर्नर, और उनके पास ही कास्टिंग वोट होगा। कास्टिंग वोट में तुम्हें समझा चुका, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं, अच्छा एक और चीज यहाँ देखो। It mandates the RBI to publish a monetary policy report every 6 months explaining the source of inflation and forecast for the future. साथ ही साथ एक रिपोर्ट आरबीआई को हर 6 मंथ में पब्लिश करना पड़ता है, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट बोलते हैं, हर 6 मंथ पे, जो कि इन्फ्लेशन के सोर्स को बताएगा, इन्फ्लेशन अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो बताएगा, क्या फोरकास्ट होगा जीडीपी को लेकर या इन्फ्लेशन को लेकर, वो भी बताने का काम इसी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आरबीआई करती है, हर 6 महीने के इंटरवल पे, है ना, सो दैट ट्रैकिंग अच्छे से चल सके। सेकेंड टॉपिक था हमारा क्या, रेल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल रेल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ना सिर्फ भारतीय रेलवे बल्कि पूरे ग्लोबल लेवल पे रेलवे सस्टेनेबिलिटी किस दिशा में आगे बढ़ रही है, यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड किया जाता है। पब्लिश करने का काम यूनाइटेड नेशंस कर रहा है नहीं कर रहा, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, बट यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी ध्यान में रखा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन कम्यूटेशन भी लोगों के लिए सस्टेनेबल हों। ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट, द एशिया पैसिफिक रीजन इज एक्सपेंडिंग बोथ इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर्स एंड फ्रेट लोडिंग प्राइमरली ड्रिवन बाय इंडिया एंड चाइना। तो क्वेश्चन क्या आपसे बोल रहा है कि एज पर द ग्लोबल रेल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ 2024, एशिया पैसिफिक रीजन एक्सपेंड कर रहा है सबसे ज्यादा,
बोथ इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर, जैसे अभी मैं पैसेंजर ट्रेवल कर रहा हूँ, एंड फ्रेट लोडिंग जो मालगाड़ी होती है जिनसे हम यूजुअली अपने बाकी सामान को, जैसे व्हीकल हो गया या जो भी लगेज हो गया, आप जैसे मालगाड़ी के थ्रू या फ्रेट ट्रेन के थ्रू आप भेजते हो, मंगवाने का काम करते हो, तो इन दोनों चीजों को यूज करते हुए एशिया पैसिफिक रीजन सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, स्पेशली ड्रिवन बाय इंडिया एंड चाइना। ये चीज एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये सही है, क्योंकि इंडिया एंड चाइना दे आर नॉट ओनली द हाईएस्ट पॉपुलेटेड नेशंस इन द वर्ल्ड, बट ऑल्सो दे आर डेवलपिंग नेशंस। डेवलपिंग भी है, डेवलप भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पैसेंजर्स एंड फ्रेट लोडिंग दोनों यहाँ पर बढ़ेगी। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज द यूनाइटेड स्टेट्स हैज द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क। यूनाइटेड स्टेट्स को ना ट्रेन पे, रेलवे पे डिपेंडेंसी बड़ी कम है। ये चीज याद रखेंगे हम, यूनाइटेड स्टेट्स फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क नहीं है, वहां पे ना रेलवे पे डिपेंडेंसी बहुत कम है। इवन तुमने हॉलीवुड की पिक्चर में भी देखा होगा कि वहां पे ना ट्रेन का सीन कम फिल्माया जाता है। हमारे यहाँ तो छैया छैया गाना एकदम एपिक सॉन्ग बन गया है, राइट। शाहरुख खान साहब को छैया छैया गाने के लिए याद रखा जाता है। जब भी कोई ट्रेन से जाता है लोग बोलते हैं कि अच्छा अब होगी ट्रेन में छैया छैया। पर यूएसए में ट्रेन में छैया छैया नहीं होती है, वहां पे उनकी ट्रेन की डिपेंडेंसी बहुत कम है। फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क भी यूनाइटेड स्टेट्स का नहीं है। सेकंड रॉन्ग, इंडियन रेलवे अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ द ट्रांसपोर्ट एमिशन। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का या बाकी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, इंडियन रेलवे उसका 25% तक एमिशन करता है। क्या ये बात सही है? नहीं। याद रखे ना, ये मुश्किल से 10% तक है, 10% तक, ठीक है, 10% तक, राइट। क्योंकि हमने ना इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है, हम जो भी ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो इलेक्ट्रिफिकेशन हमने कर रखा है, एंड दैट्स व्हाई डायरेक्टली एमिशन में हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग थे। हमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी आर करेक्ट, तो अभी तक इन तीनों में से कितने करेक्ट हुए हैं? एक ही करेक्ट हुए हैं, चाहे वो 1 हो या 2 हो या 3 हो। तो हाउ मेनी में से हम आंसर क्या लिखेंगे? ओनली 1, ठीक है। अब आ जाते हैं इस रिपोर्ट के डिटेल पर। तो ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज किया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज में, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, राइट। नाउ एज पर दिस रिपोर्ट, 8 out of 17 United Nations Sustainable Development Goal, including climate action, sustainable cities, and gender equality, ये 8 out of 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ना कवर हो रहे हैं, स्पेशली क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल सिटीज एंड जेंडर इक्वालिटी। ये तीनों चीज कवर हो रही है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले मैंने तुम्हें बोला था कि यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखकर ये रिपोर्ट पब्लिश किया जा रहा है। हाँ, लेकिन पब्लिश करने वाले इंस्टीट्यूशन का नाम अलग है, वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज। अब हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले ग्लोबल रीच, जो पूरे ग्लोबल और वर्ल्ड का जो रेलवे नेटवर्क है ना, वो 1.17 मिलियन किलोमीटर है, जो कि अर्थ के सरकमफेरेंस का 29 टाइम्स है। मतलब अर्थ के सरकमफेरेंस को ना हम 29 बार ऐसे घेर सकते हैं ग्लोबल रेलवे नेटवर्क से। एशिया पैसिफिक का डोमिनेंस, ऑब्वियसली एशिया पैसिफिक का डोमिनेंस रहेगा, ये हम देख चुके हैं। लार्जेस्ट शेयर है 38.2%। उसके बाद अमेरिकाज, अमेरिकाज मतलब दोनों नॉर्थ एंड साउथ, एंड देन यूरोप। एनवायरमेंटल इंपैक्ट की बात करें तो रेल अकाउंट्स फॉर ओनली 2% ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, वेयर इज रोड ट्रांसपोर्ट अकाउंट्स फॉर 98%। मतलब रेल जो है वो ना पॉल्यूशन में या नॉइज में या अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट्स के केस में 2% ही अपना कंट्रीब्यूशन देता है। ये अच्छी बात है, ये कंट्रीब्यूशन बढ़ना नहीं चाहिए। लैंड एफिशिएंसी भी, रेल यूज सिग्निफिकेंटली लेस लैंड, 7 स्क्वायर मीटर पर पैसेंजर कंपेयर टू द 100 स्क्वायर मीटर ऑफ कार। कार के कंपैरिजन में ऑब्वियसली अगर मान लीजिए एक कार से मैं ट्रेवल करते हुए भी अपने घर पाटलिपुत्र पटना से गुवाहाटी आता हूँ, तो मैं एक कार से 1% ट्रेवल करूंगा तो 100 स्क्वायर मीटर लगभग मैं ऑक्यूपाई करूंगा। ट्रेन से बस एक पैसेंजर ना 7 स्क्वायर मीटर ही लगभग ऑक्यूपाई करता है ऑन एन एवरेज। तो लैंड एफिशिएंसी भी ट्रेन की अच्छी है ग्लोबल लेवल पर भी। बाकी हम रीजनल ट्रेंड की बात करें तो एशिया पैसिफिक लीड कर रहा है, दैट इज अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फैक्ट। हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सबसे बढ़िया फ्रीक्वेंसी रेलवे की जापान में है, दे आर डूइंग वेरी गुड, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ बुलेट ट्रेन्स बट इन अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। फ्रेट फोकस की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना, ये अपना मेनली फोकस फ्रेट डिलीवरी में करता है, एंड लेस देन 1% पैसेंजर्स ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। वही जो मैंने तुम्हें बात बताया कि वहाँ छैया छैया नहीं होता है, फ्रेट डिलीवरी में मेनली वो यूज करते हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनाइटेड स्टेट्स नहीं था, वो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो चुका है, बताया है यहाँ पर मैंने। फास्टेस्ट ग्रोइंग कौन है हमारे? मिडिल ईस्ट, दे आर ग्रोइंग फास्टर, है ना, फास्टेस्ट, सबसे तेज गति से ये ग्रो कर रहे हैं रेलवे नेटवर्क को लेकर। हालांकि अफ्रीका का जो ग्रोथ है वो काफी कम रहा है। ये एक सोच समस्या के विषय है कि ऐसा क्यों है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से और बाकी कई रीजन की वजह से अफ्रीका वाले रीजन में रेलवे का ग्रोथ कम है। ओके, चलिए
इंडिया की परफॉर्मेंस को बात कर ले तो इंडिया में लो एमिशन काफी कम है, एमिशन काफी लो है, 7% तक लगभग, हम 10% से भी कम हम एमिशन करते हैं एज कम्पेयर टू द रोड। इंडियन इनिशिएटिव्स लाइक इंडियन रेलवे स्क्रैप मैनेजमेंट इनिशिएटिव इज अ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस। जो भी स्क्रैप जनरेट होता है, मतलब जो भी कबाड़ जनरेट होता है उसको स्क्रैप करके वापस रिसाइकिल करके यूज करना, ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है जो इंडियन रेलवे कर रही है, बहुत अच्छी बात है। देन वी आर ऑल्सो यूजिंग हाइड्रोजन पावर ट्रेन, नेट जीरो एमिशन। इवन हम अपने बाथरूम में भी, हालांकि जिसके सफाई को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, हम वहां पर भी ट्राई कर रहे हैं कि रेलवे ट्रैक पे गंदगी ना फैले, और वहां से भी जो हम अगर गैसेस को यूज करके हम उसे कंबसन के लिए यूज कर सके, ये सारी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। वंदे मेट्रो या हाइड्रोजन ट्रेन की तरफ भारत का बढ़ना, ये सारी चीजें एनकरेजिंग चीज है। अपार्ट फ्रॉम दिस, रेलवे का टाइम पर चलना, क्योंकि आज भी मैं जिस ट्रेन से चल रहा हूँ वो 7.5 आवर्स लेट है, 7.5 घंटे लेट है। तो इंडियन रेलवे को इस पर काम करने की बहुत जरूरत है। ट्रेन में टिकट की अवेलेबिलिटी, वो भी एक बड़ा कंसर्न है, एंड साथ ही साथ साफ सफाई। ये कुछ चीजें अगर भारतीय रेलवे ने ठीक कर ली ना, तो फिर तो भाई बल्ले बल्ले है। चलिए, थर्ड टॉपिक है हमारा नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन। नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन की हम बात करें तो नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का एक बड़ा अच्छा अपडेट आया पीआईबी पर, that preserving India's cinematic legacy, National Film Heritage Mission digitized 1469 फिल्म, लगभग 1,500 फिल्म को डिजिटाइज किया जा चुका है नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन के अंतर्गत। देखते हैं पहला स्टेटमेंट। The National Film Heritage Mission was launched in 2015 by the Ministry of Information and Broadcasting, obviously इसी मिनिस्ट्री के थ्रू किया जाएगा, to preserve and digitize India's cinematic heritage। यहाँ एक फैक्ट है सिंपली कि किस ईयर में लॉन्च किया गया था, आप उसको याद रखो, 2015 में। यस, इंडिया के सिनेमेटिक हेरिटेज को, इंटेंजिबल हेरिटेज को, टेंजिबल इंटेंजिबल भी होगा ना, आप उसे छू नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। दूसरा, द नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स इन पुणे इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजिटाइजेशन, रिस्टोरेशन एंड एक्सेस टू प्रिजर्व फिल्म्स। करेक्ट है। जो नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया है पुणे में, जिसका हेडक्वार्टर है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजिटाइजेशन प्रोसेस, डिजिटाइजेशन प्रोसेस के लिए या रिस्टोरेशन प्रोसेस के लिए ये इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, दोनों करेक्ट है। थर्ड, अंडर द मिशन ओवर 10,000 फिल्म्स हैव बीन डिजिटाइज्ड एंड रिलीज्ड ऑन कमर्शियल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफ पब्लिक एक्सेस। 10,000 फिल्म को डिजिटाइज किया या कि नहीं किया, ये अलग विषय है, यहाँ पर ये फैक्ट पे मत ध्यान दो। पर डिजिटल कमर्शियल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं रिलीज किया जाता है। अगर वहां पे रिलीज किया जाएगा ना, तो फिर क्या होगा ना कि कई ऐसे फिल्म हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी बरकरार रहनी चाहिए, उनको ऑफिशियल सोर्सेज से रिलीज करने का काम किया जाता है, ओटीटी पर नहीं किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा, 1 एंड 2 ओनली। चलिए, सो 2015 में लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मिशन का नाम क्या है, नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन। नोडल एजेंसी जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है पुणे बेस्ड नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया। अभी तक लगभग 1,500 फिल्म को आर्काइव किया जा चुका है, विच इज अराउंड 14.3 लाख मिनट्स, ठीक है। इनकी क्वालिटी, इनके पिक्चर्स, पिक्चर क्वालिटी हो गए, इनके साउंड टेक्नोलॉजीज हो गए, या फिर इनका जो रील था, जैसे पहले इन रील्स में पिक्चर्स को रिकॉर्ड किया जाता था, उनको डिजिटाइज करना, ये सारी चीजें करने का काम किया गया है और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से उनको रिलीज किया जाता है। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया की बात करें तो ये उसकी बिल्डिंग है, पुणे में सिचुएटेड। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मेन काम है a nodal repository for preserving India's film and non-film cinematic heritage, राइट, ये इसका मेन काम है। इसके बाकी सेंटर्स बेंगलुरु, कोलकाता एंड तिरुवनंतपुरम में भी लोकेटेड है, एनएफएआई की बिल्डिंग। फोर्थ टॉपिक है रुद्रेश्वर रमप्पा टेम्पल। ये वही टेम्पल है, इकलौता टेम्पल है जिसका नाम उसके बनाने वाले कारीगर के नाम पर रखा गया, ना कि देवता देव भगवान के नाम पर रखा गया, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, इट इज द ओनली टेम्पल इन इंडिया नेम्ड आफ्टर इट्स स्कल्पचर रेदर देन डीटी, हाइलाइटिंग द क्राफ्ट्समैन रमप्पा। यस, करेक्ट, ठीक है। The temple was commissioned by King Ganpati Dev himself and completed in the 10th century during the early Kakatiya rule। नहीं, ये चीज गलत है। इसको ना खुद राजा ने नहीं बनवाया था, राजा के मंत्री ने बनवाने का काम किया था। ऐसे कई मंदिर हैं, या एक तुमको बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ, जिन क्लासेस में एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पढ़ाई है, तो हमने वहां पे गोमतेश्वर बाहुबली के बारे में पढ़ा है, उनका महामस्तकाभिषेक फेस्टिवल के बारे में पढ़ा है ना, जैनिज्म से रिलेटेड, जो कि कर्नाटक में मनाया जाता है। तो ये जो महामस्तकाभिषेक फेस्टिवल है गोमतेश्वर बाहुबली का, वो स्टैच्यू भी राजा नहीं, उनके मंत्री ने बनाने का काम किया था। तो ये टेम्पल भी कुछ वैसा ही है, दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रेन भले किंग गणपति देव का था, बट उनके मंत्री ने बनाने का काम किया था। थर्ड, द टेम्पल्स विमान। जब हम विमान देखो, समझ लो क्या है, यहाँ देखो, ये जो
द्रविडियन आर्किटेक्चर में जो मेन टावर होता है ना, गर्भगृह के ऊपर बना हुआ मेन टावर है ना, सेमी पिरामिडिकल शेप में, हम इसे ही ना विमान बुलाने का काम करते हैं, ठीक है। और नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर में या नागर स्टाइल में जो मेन टावर होता है, हम इसे शिखर बुलाने का काम करते हैं। यहाँ पर क्या बुलाएंगे, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में शिखर, और द्रविडियन स्टाइल में क्या बुलाएंगे, विमान बुलाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, राइट। और बाकी हम आर्ट एंड कल्चर के क्लासेस में पढ़ेंगे ही। The temple's viman is made of lightweight bricks that can float on water, used to reload a structural load. एकदम सर करेक्ट बात है। विमान जो है ये कॉमन सेंस से बनाने वाली बात है कि लाइट वेट ब्रिक्स से बनाया गया है, जो कि पानी पर भी तैर सके, ताकि इनका वेट कम हो, तो नीचे आपका जो बेस है ना, उस पर कम लोड पड़ेगा। फोर्थ, इट शोकेसेस वेसर स्टाइल। वेसर स्टाइल क्या होता है, नागर एंड, ये जो नागर स्टाइल है नॉर्थ इंडियन, एंड द्रविडियन स्टाइल साउथ इंडियन, इन दोनों का मिक्सचर, दोनों के फीचर मिलते हैं हमें किसमें, वेसर स्टाइल में मिलते हैं, ठीक है। So it showcases the Western style architecture characterized by the blend of Dravidian and Nagar element. Correct. 3 and 4 are correct. हमें ढूंढना भी करेक्ट ही था, तो आंसर क्या होगा, अच्छा 3 and 4 नहीं, 1 भी करेक्ट था, तो आंसर क्या होगा, 1, 3 and 4 ओनली, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है, तेलंगाना में, काकतीय डायनेस्टी के टाइम में बना। राजा थे किंग गणपति देव, पर उनके मंत्री ने बनाने का या उनके जनरल रेचला रुद्र ने बनाने का काम किया था। दिस इज द ओनली टेम्पल विच इज नेम्ड आफ्टर हिज चीफ स्कल्प्टर, रमप्पा के नाम पे है ना, रुद्रेश्वर रमप्पा टेम्पल नाम है। तो रमप्पा जो थे वो चीफ स्कल्प्टर थे, उन्हीं के टाइम पर ये टेम्पल बनाया गया है, राइट। चलिए, उन्हीं के नाम पर ये टेम्पल का नाम रखा गया है। भगवान शिव को डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड ये टेम्पल है। यूनेस्को स्टेटस की बात करें तो इट इज इंस्क्राइब्ड एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2021, इंडिया 39 साइट। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है, और वो चीज यहाँ पर भी मेंशन था, है ना, यूनेस्को के रिव्यू वाले वर्क में, ठीक है। कभी घूमने का मौका मिले तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अब हम जरा आर्किटेक्चरल फीचर की बात करते हैं, इस टेम्पल के आर्किटेक्चरल फीचर की। तो आर्किटेक्चरल फीचर में हमें क्या दिखता है, एक सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी यूज की गई है। सिंपली समझ लो, सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी क्या है, इस टेम्पल का जब बेस बनाया गया ना, तो उसमें बेस बनाने में यूज किया गया सैंड लाइम को, जैगरी को, गुड़, वो जो गुड़ तुम खाते हो ना, पहले यूज होता था बिल्डिंग बनाने के लिए, है ना। इन सारी चीजों को यूज किया गया, जिससे ना बिल्डिंग को एक कुशनिंग मिल जाता है, मतलब एक गद्देदार सपोर्ट मिल गया। अर्थक्वेक के भी केस में जब झटके महसूस होंगे, तो बिल्डिंग ने टूटेगी नहीं। एंड दैट्स वाई ये जो पुरानी हमारे जो टेम्पल्स होते थे ना, या बाकी आर्किटेक्चर होते थे, ये अर्थक्वेक को बड़े अच्छे से सस्टेन कर जाते थे, राइट। और दूसरा क्या कि इनका जो विमान है, मतलब जो टॉप मेन टावर वाला पार्ट है, वहां पर भी जो ब्रिक्स यूज किए गए वो लाइट वेट पोरस ब्रिक्स है, जिससे कि बेस पर जो वेट है, बेस पर जो लोड है वो बड़ा कम पड़ता है। तो ये दोनों मेन चीजें इनके आर्किटेक्चरल फीचर्स का आप याद रखिएगा। बाकी वेसर स्टाइल क्या है तो मैं समझाया ही मैंने। फिफ्थ टॉपिक पर आते हैं, तो यहाँ पर हम एक स्पीसीज की बात करेंगे। ये क्यूट से दिखने वाला स्पीसीज बेंगलुरु में बेंगलुरु कस्टम्स फॉइल वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग अटेम्प्टेड किया है। बेंगलुरु कस्टम ऑफिसर्स ने इस वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के स्मगलिंग को रोकने का काम किया। द हिंदू ने कवर किया, सिविल सर्विसेज सस्पेंड के लिए इंपॉर्टेंट बन गया। अब पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ नॉकटर्नल एंड टेरेस्ट्रियल मंकी नेटिव टू इंडिया एंड बांग्लादेश। ये इंडिया एंड बांग्लादेश का नेटिव नहीं है, ठीक है। तो पहला ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, और हमें नॉट करेक्ट भी ढूंढना है, याद रखो। इट्स IUCN status is list concerned. Its IUCN status is endangered guys. Endangered या critically endangered. Let's check it once. Critically endangered है ना, endangered भी नहीं, critically endangered है, मतलब काफी ज्यादा खतरा है इसको। List concerned तो नहीं, तो सेकंड भी रॉन्ग हो गया। थर्ड, इट इज एन अर्बोरियल, मतलब ट्री पे जनरली अपना टाइम बिताता है, बंदर है, ट्री पे ही रहेगा। एंड डायोर्नल, मतलब नॉकटर्नल नहीं है। Active during the day, species endemic to parts of Indo-China regions. Yes, Indo-China region. यहाँ पे आप ऐसे स्लैश डाल सकते हैं। Third is correct. Fourth, its diet consists primarily of leaves and it has a specialized four-chambered stomach to ferment fibrous plant material. बिल्कुल, ये mainly tree पे रहता है, तो खाएगा भी पेड़ की ही पत्तियां, और अपने पेट में ना फोर चैम्बर्ड स्टमक रहता है, जिससे ये क्या करेगा, ये जो पत्तियां दिन भर चबाते रहता है, उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। 3 and 4 आर करेक्ट, पर हमें करेक्ट नहीं ढूंढना था, हम बी नहीं चूज करेंगे, हम चूज क्या करेंगे, डी 1 and 2 ओनली, क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछा जा रहा था। छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातें। इसे ओल्ड वर्ल्ड मंकी कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। इट इज नॉट एंडेमिक टू इंडिया, दो इट इज एंडेमिक टू वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, राइट, इन रीजन में मिलता है। स्मगलिंग की वजह से अभी बेंगलुरु एयरपोर्ट पे कस्टम ऑफिसर्स ने देखा था। आप इसको देख सकते हो, कितना क्यूट सा दिख रहा है। इसको ना क्वीन ऑफ प्राइमेट्स बुलाते हैं। ये ऐसे कलर के इसके लेग्स हैं, लंबी सी पूंछ है, क्यूट सा दिख रहा है, गोल्डन सा चेहरा है, इसलिए इसको क्वीन ऑफ प्राइमेट बुलाया जाता है। मेनली ये लीव्स खाने का काम करता है, अर्बोरियल स्पीसीज है, डायोनल है, दिन के टाइम में एक्टिव रहता है, राइट। एंड फॉलीवोरस लीफ ईटर्स, मेनली इसको यही पसंद है, जंगलों में ही रहना ये पसंद करता है।
कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो वो हम देख चुके हैं, आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइट्स इसको अपेंडिक्स 1 में कैटेगराइज करता है, मतलब इसका ट्रेड कॉमर्शियल पर्पस के लिए प्रोहिबिटेड है, हालांकि साइंटिफिक रिसर्च के लिए ट्रेड किया जा सकता है। ये चीज याद रखिएगा कि साइट्स कॉमर्शियल पर्पस के लिए ट्रेड को प्रोहिबिट करता है, नॉट फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पस। ठीक है। इंडिया में लीगल स्टेटस की बात करें तो कस्टम एक्ट 1962 के अकॉर्डिंग किसी भी ऐसे स्पीसीज का जिनका की कॉमर्शियल ट्रेड प्रोहिबिटेड है, आप उनका ट्रेड नहीं कर सकते हैं। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी रिसेंट अमेंडमेंट के थ्रू शेड्यूल 4 में इसको इंक्लूड कर लिया गया है। ओरिजिनली ये नहीं इंक्लूडेड था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, पर जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ 2021-22 का, अब ये शेड्यूल 4 में है, जिसमें साइट्स प्रोटेक्टेड एनिमल्स इंक्लूडेड होते हैं। ओके। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो कल का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन एक फंक्शन के ऊपर था जिसका नाम था कोसी मुजरीज बाइनेल परफॉर्मेंस बाइनेल इवेंट। पहला स्टेटमेंट, इट एक्सप्लोर्स द लिंक बिटवीन कोची एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एकदम करेक्ट है। ये जो इवेंट है ना, ये कोची और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच की ना रिलेशन को दिखाता है, स्पेशली द कम्युनिटी ऑफ फिशरमैन्स, राइट, जो फिशरीज का काम करती हैं, जो उनसे रिलेटेड रहती हैं, या कोस्टल रीजन में रहने वाली जो कम्युनिटीज हैं, उनके बीच के शेयर्ड कल्चर को कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड कोची भारत के बीच शेयर्ड कल्चर को दिखाने का काम करता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, मुजरी के बारे में मैंने स्टेटमेंट दिया था, ये यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, तो इस एक क्वेश्चन से ना आपके दो क्वेश्चन टारगेट हो रहे थे। मुजरीज was one of the most famous ancient port cities on the Malabar coast of Kerala. यस करेक्ट है। मुजरी जो टर्म है ना, ये पोर्ट सिटीज को बुलाया जाता था मुजरीज, मालाबार कोस्ट ऑफ केरला में। हालांकि मालाबार कोस्ट के अलावा आपको तमिलनाडु का जो कोस्ट है, जो बे ऑफ बंगाल वाले पार्ट में पड़ता है, वहां पर भी मुजरीज मिलेंगे। तो एंशियंट हिस्ट्री में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है दैट मुजरी रेफर्स टू व्हाट। आप क्या चूज करोगे? एंशियंट पोर्ट सिटीज, मालाबार में, तमिलनाडु में, इन दोनों रीजन में मिल सकता है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा? सी। ओके। दूसरा हम आते हैं येलो लाइन पे। तो येलो लाइन अभी न्यूज में था, किस वजह से? इजराइल के चीफ ऑफ जो आर्मी है उनके एक स्टेटमेंट की वजह से। एक्चुअली में ये जो येलो लाइन है ना, ये इसराइल और गाजा के बीच के अभी बाउंड्री को शोकेस करने का काम कर रहा है, या बफर बाउंड्री को शोकेस करने का काम करता है, राइट। सो पहला स्टेटमेंट करेक्ट। इट रेफर्स टू अ लाइन दैट डिवाइड्स द इजरायली हेल्ड पार्ट ऑफ गाजा फ्रॉम द रेस्ट, मार्किंग अ न्यू बफर बाउंड्री। करेक्ट है। सेकंड, अंडर द सीज फायर प्लान मेडिटेड बाय प्रेसिडेंट ट्रंप। अभी ये न्यूज में काफी थे, बेचारे नोबेल पीस प्राइज भी एक्सपेक्ट कर रहे थे इस वजह से। इजराइल इज टू विड्रॉ फ्रॉम ऑल द टेरिटोरी विद द एक्सेप्शन ऑफ ए स्मॉल बफर जोन अलोंग द बॉर्डर। एकदम सही बात है। इस सीज फायर प्लान के अकॉर्डिंग, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मेडिएट किया है, उसके अकॉर्डिंग यही डिसाइड हुआ था कि इजराइल ग्रेजुअली गाजा वाले पार्ट से विड्रॉ कर लेगा। हालांकि विड्रॉ कब तक कंप्लीट होगा, इसको लेकर कोई भी फिक्स डेट नहीं डिसाइड किया गया है। और रिसेंटली ये येलो लाइन को लेकर जो इजराइल के आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया, उसको लेकर एक बार फिर से ये सवाल उठ रहे हैं कि गाजा में इजराइल कब तक रहेगा और कब विड्रॉ करेगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट थे, लेकिन आप सी मत चूज करना, क्योंकि ढूंढना था इनकरेक्ट, इसलिए आंसर क्या होगा? डी। सी गलत हो जाएगा, आंसर क्या? डी। ठीक है, ये करेक्ट इनकरेक्ट ढूंढ रहा है क्या, पूछ रहा है क्या, उस पर ध्यान दिया करो। आज का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है महाड़ सत्याग्रह के ऊपर। क्वेश्चन देखने में तुमको सिंपल लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ा सिंपल सा है, हम इसमें आंसर तुरंत बता देंगे। सिर्फ उतना काम नहीं है, तुम्हारे लिए आज का टास्क है इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ब्रीफ में बताना अबाउट महाड़ सत्याग्रह, कि महाड़ सत्याग्रह एक्चुअली में क्या था। ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, अपने कॉपी में भी नोट्स बनाकर लिख लोगे। दूसरा है इंडिया में लेप्रोसी के स्टेटस के ऊपर। तो ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे डिटेल में चाहिए, राइट, और ये क्वेश्चन का आंसर आप स्टेटमेंट ऑप्शन बताकर कर सकते हो। तो ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन कल के पेज सिक्योर के सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।